Hello 10th class, how are you? I guess you're fine. We have started chapter number 2 in economics. I have given you 2 lectures for the same chapter. In the first one, what we discussed, that what are the 3 different sectors in the Indian economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Okay, after that what we discussed, the comparison of all these sectors, that which sector among the 3 produces the most, which sector among the 3 has given more employment, ये सब हमने देख लिया था. कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी हमने डिस्कस कर लिया. जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हाउ डू वी कैलकुलेट जीडीपी? पहले हम एवरी सेक्टर की इनकम निकालते हैं बाय द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर एवरी सेक्टर. एंड जब उस तीनों सेक्टर्स की वैल्यू आ जाती है उनको ऐड कर देते हैं. When we add the values of all goods and services produced in all the 3 sectors, that is known as GDP, gross domestic product. Okay. While calculating the GDP, we always use the final value of goods and services. We do not include intermediate prices or intermediate value. This was clear? The GDP is always calculated by central ministry. This is also clear? Then we discussed that the categorization of different sectors. अब हमने बात की थी कि एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. 44% पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर. लेकिन उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इनकम कम है. जीडीपी का ओनली 1/6 इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट वहां पे इतनी ज्यादा है. तो ये लोग कर क्या रहे हैं? दिस वाज टर्म्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. व्हेन पीपल आर वर्किंग देयर, दे आर assuming themselves to be employed, but they are not actually employed. They are just assuming themselves to be employed, so they are apparently employed. वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम यहाँ एम्प्लॉय है, बट अगर आप एक खेत में जो कि 2 हेक्टेयर लैंड है उसमें पूरी फैमिली लग जाओ तो आपका फुल पोटेंशियल यूज नहीं हो रहा है. आप अपना पोटेंशियल कहीं और यूज कर सकते हो. इसे बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट. ओके, व्हेन अ पर्सन्स फुल पोटेंशियल इज नॉट यूज्ड अप टू द पॉइंट एंड यू कैन यूज योर पोटेंशियल एनीवेयर एल्स, बट जस्ट टू हाइड योर अनएम्प्लॉयमेंट यू आर apparently वर्किंग इन दैट सेक्टर, दैट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. और क्योंकि आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट छुपाने के लिए वहां पे काम कर रहे हो, that is known as disguised unemployment. इसे disguised unemployment भी कहा जाता है. अब एग्रीकल्चर अगर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, तो गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम इस प्राइमरी सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए. ठीक है, तो वो कुछ स्टेप्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेप, we are assuming an example of Lakshmi. There's one lady who has 2 hectares of land and all the 5 members of her family are working in the same land. Okay, so what should the government do or what should we do to increase their productivity? What should be done that they earn more? वो step हम discuss करें. पहला, provide water for irrigation. If she has to take water from somewhere else, अपने खेत का एग्जाम्पल लगा के चलो. अगर आपको किसी और से पानी लेना पड़े, आपके पास कुआं ना हो खेत में, यू हैव टू बोरो वाटर फ्रॉम समवन एल्स, तो क्या आप बहुत सारी क्रॉप्स उगा पाओगे? नहीं भाई, पहले ही लैंड कम है तो पैसे कम दे सकते हो, तो एक क्रॉप उगाओगे, बोले ठीक है हमारा तो काम चल रहा है, नेक्स्ट क्रॉप के लिए पानी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ये हो सकता है. बट इफ द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू द वाटर और विल प्रोवाइड यू द मनी फॉर इरिगेशन, कि आपको पैसा दिया जाए कि आप अपने खेत में एक वेल डिग कर सको, तो इससे क्या होगा कि आप दूसरा क्रॉप भी उगा सकते हो. दूसरा क्रॉप एक अलग सीजन में उगा पाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. सेकेंड स्टेप, फॉर इरिगेशन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट न्यू डैम्स एंड कैनाल्स. अब जब गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वो इरिगेशन के लिए काम करेंगी, सिंचाई के लिए काम करेंगी फॉर लक्ष्मी, तो उन्हें क्या बनाना पड़ेगा? डैम्स और कैनाल्स बनाने पड़ेंगे.
जब डैम बनेगा तो मिनिस्ट्री के लोग आके डैम थोड़ी ना बना देते हैं, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे बहुत से लोग जो प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ लगे हुए हैं, उनका पोटेंशियल और कहीं यूज हो सकता है, वो लोग कहाँ एम्प्लॉयड हो जाएंगे? इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स। तो मान लो लक्ष्मी के घर में 5 मेंबर्स थे, उनको सबसे पहले वाटर मिला इरिगेशन के लिए, वो एक न्यू क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग हम बोल रहे हैं कि वाटर तो मिल गया, लेकिन डैम्स एंड कैनाल्स कंस्ट्रक्ट कर रही है गवर्नमेंट। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब डैम्स एंड कैनाल्स कंस्ट्रक्ट कर रही हैं तो इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 2 पर्सन्स ऑफ लक्ष्मीज फैमिली। इमेजिन करके चल रहे हैं, 2 लोगों को यहाँ जॉब मिल गई और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जीडीपी फ्रॉम दैट सेक्टर विल इंक्रीज। ये मान रहे हो? थर्ड, अगर ज्यादा क्रॉप उगाए गए, इफ लक्ष्मी प्लांट्स मोर क्रॉप्स इन अ ईयर, तो ज्यादा यील्ड होगी, उसके पास प्रोड्यूस ज्यादा होगा, उस प्रोड्यूस को उसे सेल भी करना पड़ेगा या स्टोर भी करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो प्रोड्यूस शी कैन कीप इट विद हर, अपने पास रखने के लिए तो वो नहीं उगा रही है ना सब कुछ। व्हाट शी हैज टू डू, शी हैज टू ईदर स्टोर इट और सेल इट। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की। तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर दे तो कुछ लोगों को एज ड्राइवर्स जॉब मिल जाएगी। स्टोरेज एम्प्लॉय करोगे तो जहाँ पे स्टोरेज हो रही है, कुछ लोग वहाँ पे गार्ड लगेंगे, कुछ स्टोरेज ऑफिसर लगेंगे, जॉब्स एम्प्लॉय हुई। इसके बाद फार्मिंग करने के लिए क्या हमें सिर्फ सीड्स, फर्टिलाइजर, वाटर और क्रॉप की जरूरत होती है? नहीं, बीज भी चाहिए, मैन्योर चाहिए होता है, फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, पेस्टिसाइड्स चाहिए होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल, दीज ऑल आर नीडेड। अब उनका क्या करें? जब ये खरीदने होंगे हमें इरिगेशन के लिए, मान लो हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप सेट्स आर नीडेड। तो आप क्या करोगे? पैसे लेंड करोगे कहीं ना कहीं से, उधारी लोगे। किससे लोगे? जो बड़े मनी लेंडर्स होते हैं उन्हीं से तो लोगे ना। तो ये तो आपके ऊपर लोन का भार आ गया। अगर गवर्नमेंट आपको वो क्रेडिट दे दे जो आप बिग मनी लेंडर्स से पैसा लेने वाले थे, अगर वही मनी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे कि हम आपको एग्रीकल्चरल क्रेडिट दे रहे हैं, ये आप रख लो, इसे यूज करो, जब आपका प्रोडक्शन हो जाए रिटर्न इट, इस पे हम कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, तो कितना अच्छा है। क्योंकि अगर मनी लेंडर से पैसा लिया तो वो तो बहुत भयंकर इंटरेस्ट लगाने वाला। तो ये बहुत से स्टेप्स हैं कि ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, बट वी नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। ओके, सो इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल दिस स्टेप, प्राइमरी सेक्टर और द एग्रीकल्चर सेक्टर कैन आल्सो बी डेवलप्ड मोर। अब आप एक सेमी रूरल एरिया में रह रहे हो, सेमी अर्बन में, ना ज्यादा गांव का एरिया है, देयर आर सम इंडस्ट्रीज नियर बाय योर विलेजेस और देयर आर सम फैक्ट्रीज नियर बाय योर एरिया। तो कंप्लीटली रूरल एरिया तो है नहीं वो। उन फैक्ट्रीज में भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स का हो या आपके कोई भी ब्रांड हो। अब एक तो आप बेसन खा रहे हो फॉर्च्यून ब्रांड का, एक कोई लोकल ब्रांड हो, पर चीज मान लो दोनों की ही अच्छी है, बट बिकॉज वो लोकल ब्रांड है तो कोई इसे खरीद नहीं रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इन लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, देखे कि ओके इस एरिया में लोकल इंडस्ट्रीज हैं, दे आर वर्किंग रियली वेल, वी शुड लोकेट देम, वी शुड प्रमोट देम, तो क्या होगा? उनकी भी बिक्री ज्यादा होगी। उस रूरल एरिया में जो वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड थे लोग, अब वो ज्यादा एम्प्लॉय हो पाएंगे। जब प्रमोशन हो जाएगा उस फैक्ट्री का, ज्यादा लोग उस ब्रांड को खरीदने लगेंगे, तो ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा लोग फैक्ट्री में एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो बाय आइडेंटिफाइंग और बाय लोकेटिंग, बाय प्रमोटिंग द लोकल इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज, द गवर्नमेंट कैन रियली इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट रेट। समझ में आया? वापस से रिपीट कर लेते हैं एक बार, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही बढ़ रही है। इफ यू लुक क्लोजली, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सब सर्विसेज दी जा रही है, तो प्रोडक्शन तो टर्शरी में भी बढ़ रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट कहाँ आ रही है? प्राइमरी में।
टर्शरी में जीडीपी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही होगा। जीडीपी इंक्रीज करना हमारा मोटिव है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना हमारा मोटिव है। तो क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले वाटर अवेलेबल कराओ फॉर इरिगेशन, ठीक है। वाटर अवेलेबल करा दिया तो he or she will produce one more crop, that means more production. More production means more people can engage in that field. Second, if you are constructing dams and canals for irrigation, what does it mean? It will provide employment to some other peoples also. और लोगों को नौकरियां मिलेंगी, वो मजदूर उन डैम्स और कैनाल्स को बनाने में काम करेंगे, वो भी अपनी फैमिली के लिए बेसिक फूड अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। फिर बेसिक आइटम्स के अलावा हमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है एग्रीकल्चर में। तो इसके लिए आप अगर गाँव में कोई बढ़िया है जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, उससे लोन लेने की बजाय अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल क्रेडिट दे दे, आपने सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड बाय गवर्नमेंट, वो यही सिस्टम है। इट इज़ प्रोवाइडिंग सम क्रेडिट टू द मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास लैंड कम है और उन्हें बेसिक चीज़ें के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्रेडिट कौन दे रही है? गवर्नमेंट। सो दीज आर द वेज इन विच पीपल कैन एक्चुअली गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। नाउ टेक अ लुक फॉर 5 seconds at the board. We will continue with another topic. I hope the topic is clear to you. So now tell me, आपको क्या लगता है कि कितने लोग अपनी जॉब को लेके सिक्योर्ड हैं? दैट हमारी जॉब कहीं नहीं जाने वाली है। आपकी फैमिली में कितने लोग सिक्योर्ड हैं, या फिर आपकी लोकेलिटी में कितने लोग ये सोच के सिक्योर्ड हैं कि हमारी जॉब कहीं नहीं जाएगी, वी हैव अ सिक्योर्ड जॉब? बस वही लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। प्राइवेट जॉब में वो लोग सिक्योर्ड हैं जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं, या फिर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और शुरू से उसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अब हमें वो इंस्टीट्यूशन जॉब से नहीं निकालने वाला है। यही तो सिक्योरिटी है ना बस, और कोई सिक्योरिटी है नहीं। सो लेट्स कैटेगराइज द सेक्टर्स इनटू 2 more कैटेगरी, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब एग्जाम्पल ध्यान से समझना। एक तो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी नहीं जिनके लैंड की बात कर रहे थे, एक और डिफरेंट लेडी की बात कर रहे हैं। नाम बदल रहे हैं, नेहा रख लें। नेहा एंड दीपिका, टू वेरी 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 सिंसियर स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तनीषा बी, आई मस्ट अप्रिशिएट द गर्ल्स, दीज 3 गर्ल्स आर वर्किंग वेरी सिंसियरली। ओके, सो अप्रिशिएट करते करते इनमें से कोई एक नाम पिक कर लेते, नेहा ही पिक कर लेते। मान लीजिए नेहा के पास एक ऐसी जॉब है जिसपे वो सुबह 9 बजे जाती है, फिक्स टाइमिंग है, शाम को 5 बजे घर आ जाती है। शी हैज़ प्रॉपर सैलरी, वो जितना काम उससे कराते हैं उसके लिए उसे प्रॉपर सैलरी पे कर रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफ जॉब है उसके पास, उसको पता है कि ऐसे ही नहीं मुझे कल आके कह देंगे कि गो टू योर प्लेस, यू आर नॉट वर्किंग विद अस एनीमोर। ओके, उसके पास संडे की पेड एम्प्लॉयमेंट है, हॉलीडे है। ऐसा नहीं है कि संडे की उसको हॉलीडे दे रहे हैं तो उसके पैसे काट लेंगे। उसको पीएफ जमा कराने के राइट्स हैं। पीएफ प्रोविडेंट फंड क्या होता है? दैट सम अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी, सम अमाउंट इज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऐड होके जब भी आप रिटायर हो आपको मिल सकते हैं, दैट इज पीएफ। ये सारी चीजें उन्हें मिल रही हैं। ओके, एक तरफ एक लोकल शॉप में काम करने वाला एक लड़का लगा, ठीक है, वो उस दुकान में आते हैं सुबह 7 बजे, शाम के 8 बजे तक काम करते हैं। दुकान इतनी देर तक खुलती है।
हो सकता है कभी कस्टमर बिल्कुल ना आए, हो सकता है कस्टमर्स इतने ज़्यादा आ जाएं कि वो बहुत थक जाए, फिर भी उन्हें काम करना होगा। नो हॉलीडे, संडे को भी दुकान खुल रही है, अगर उन्होंने छुट्टी ली वो पेड नहीं होगी, वो उनके पैसे काट लिए जाएंगे। जितना काम उनसे कराया जा रहा है उस हिसाब से उन्हें वेजेस प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। वेजेस दैट आर प्रोवाइडेड टू देम आर रियली लो। सो दोनों कंडीशंस में से कौन सी अच्छी लग रही है? ऑब्वियसली नेहा की अच्छी लग रही है। नेहा से जलो मत। नेहा इज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हाउ डू वी कैटेगराइज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? व्हेन यू हैव सिक्योरिटी ऑफ वर्क, when you get paid holidays, when you have the PF right, PF Act, when you are given proper wage or salary for your work, when you have security of work, when you have PF, when you have paid holidays, proper salary for work, when the timings are fixed, this is known as organized sector. ये different criteria हैं। जब आपको अपनी जॉब सिक्योर्ड लगती है कि हमें कभी भी नहीं निकाला जा सकता है काम से, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ वर्क। जब आपका पीएफ स्टोर हो रहा है फॉर फ्यूचर, यू डोंट हैव टू बी रियली वरिड बिकॉज सम पार्ट ऑफ योर सैलरी इज बीइंग गिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन, सम यू आर एडिंग एंड यू हैव इनफ मनी फॉर योर फ्यूचर, दैट इज पीएफ। व्हेन यू हैव पेड हॉलीडेज, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू वर्क all the 7 days in the week, you will get a holiday and for that you will not get your salary deducted. When you are given proper salary for the amount of work you have done, that means कि ऐसा नहीं हो कि आपसे काम ज़्यादा करा लिया, आपको पैसे कम दिए जा रहे हैं। When the timings are fixed, आपको forcefully कभी भी ये ना बोल दिया जाए कि now today you have to work more. These are the features of organized sector. And opposite comes in the case of unorganized sector. No security of work, timings are not fixed, no paid holidays, poor wages, जब आपको कोई गारंटी ना हो कि आपको काम से कब निकाल दिया जाएगा, when your job is not confirmed or is not secured, when the timings are not fixed, आप मजदूर की तरह सुबह से रात तक लगे हुए हो, आपसे आपके पोटेंशियल से ज़्यादा काम कराया जा रहा है, कम पैसे दिए जा रहे हैं, यू डोंट हैव एनी हॉलीडे, अगर आप बीमार पड़ जाओ, इमरजेंसी में भी हॉलीडे लो तो आपके पैसे काट दिए जाएं। दीज ऑल आर द कंडीशंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड में से बेटर है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लेकिन क्यों अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं सेक्टर? क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा पे नहीं करना चाहती अपने एम्प्लॉयज़ को। उन्हें पता है इंडिया की कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है इकोनॉमिकली कि हम इन्हें बोल दें कि हम कम पैसा देंगे तो ये बोल देंगे हम काम नहीं कर रहे। दे नो इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन। पीपल फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर लाइवलीहुड, दे आर रेडी टू वर्क एट द मिनिमम वेज। वो बहुत कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हैं। सो इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनके टाइमिंग्स फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो बेटर इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए वर्कर्स की गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है? सिक्योरिटी ऑफ वर्क को चेंज करने के लिए क्या कर सकती है कि एक प्रॉपर शेड्यूल बना दे वर्कर्स के लिए कि इतने दिन का काम तो गवर्नमेंट आपको देगी, इतने दिन की एम्प्लॉयमेंट आपकी गारंटीड है। ये कर सकती है गवर्नमेंट?
टाइमिंग्स फिक्स कर सकती है कि आप इस काम पे आओगे, आपकी टाइमिंग्स फिक्स रहेंगे। एक दिन की छुट्टी ले सकती है। पुअर वेजेस ना दें, इतने मिनिमम वेजेस तो दें कि एक इंसान आराम से अपना लाइवलीहुड प्रॉपरली लिव कर सके। ठीक है, तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया अंडर द नेम ऑफ स्कीम मनरेगा एक्ट 2005. What is the full form of मनरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। What is मनरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी जी के नाम से शुरू किया, क्यों? क्योंकि उनके बहुत सोशल व्यूज रहते थे। वो चाहते थे कि जो लोकल इंडस्ट्रीज के लोग थे ना, पुअर पीपल, वो उनका वेलफेयर हमेशा से चाहते थे। इसीलिए वो खादी को प्रमोट करते थे, चरखा प्रोडक्शन प्रमोट करते थे। तो जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का नाम हमने जोड़ा वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल, पूरे देश के लिए है ये स्कीम, स्पेशली फॉर रूरल एरियाज। वहाँ पे अर्बन एरियाज में तो वही लोग आते हैं मोस्टली जिनको अपने ऊपर यकीन हो कि मैं अपना लाइवलीहुड कर सकता हूँ। रूरल एरियाज के एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है, आपको कुछ दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब इसकी थोड़ी स्कीम पढ़ लो। 100 days एम्प्लॉयमेंट इज फिक्स्ड। इस एक्ट में, इस स्कीम में क्या कहा गया है कि रूरल एरियाज में आप लोगों को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर्स हैं, जो पुअर वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको 100 days की फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। 100 दिन का काम देने की गारंटी गवर्नमेंट की। इन 100 दिनों में वो आपको प्रॉपर मिनिमम वेजेस देंगी दैट आर नेसेसरी फॉर योर फूड। बेसिक सर्विसेज भी देंगी, कई बार राशन दे दें आपको, समटाइम्स मिड डे मील दे दें, सम न्यूट्रिशनल टैबलेट्स ऑफ आयरन कैल्शियम फॉर योर स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें गवर्नमेंट जब देना आपके लिए तय कर रही है, दिस इज द मनरेगा स्कीम। मनरेगा एक्ट कब आया? 2005। अगर आपसे पूछा जाए टू विच प्रोविजन मनरेगा एक्ट इज रिलेटेड, फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरिया, ज्यादा लोगों को काम देने के लिए रूरल एरियाज में स्कीम आई थी मनरेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी कितने दिन की है इस एक्ट में? 100 days मिनिमम, उससे ज्यादा भी मिल सकती है अगर आपको काम ज्यादा हुआ तो। इसमें क्या काम करवाती है सरकार आपसे? खाली लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन होना है मान लो, ठीक है, तो अब आपको, आपकी फैमिली को 100 दिन का काम मिल गया कि ये जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का बनने वाला है, आप लोग इस पे काम करो। गवर्नमेंट को तो मजदूर रखने ही थे, लेकिन आपको वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये देखते हुए कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली थी और आपकी लाइवलीहुड के लिए उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब वो आपको ये गारंटी दे रही है एम्प्लॉयमेंट की, दिस इज मनरेगा। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स बनाए जाते, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, डैम्स, कैनाल्स, रोड्स, इन सब के काम में मजदूरों को इस स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉय किया जाता है। आपको नाम कहाँ रजिस्टर कराना होता है अपना? ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत विद इन 15 days, या फिर जैसे ही काम की डिमांड हुई, हो सकता है काम की डिमांड 1 महीने में हो जाए, हो सकता है 7 दिन में ही हो जाए, आपको एक जॉब कार्ड देंगे आईडी का और आपसे 100 दिन का आपको गारंटी काम की मिल जाएगी। ठीक है, अब 2 कैटेगरी और हैं सेक्टर्स की, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। 5 सेकेंड्स के लिए आप ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज देख लीजिए, कोई डाउट है तो अपनी रफ नोटबुक में लिखिए। Okay, when the sector is related to government, जब एक सेक्टर गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा कि वहां पे जो भी चीजें हैं मौजूद वो गवर्नमेंट की हैं, प्रोडक्शन जो भी उन चीजों से हो रहा है वो प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट का है, ऑल द
assets, all the capital present is owned by the government, and the production from these assets or buildings or capital is also owned by government. That sector is known as public sector. जब बिल्डिंग में रखी मशीन्स, वो लैंड सब गवर्नमेंट का है, उस बिल्डिंग से जो भी काम हुआ, हॉस्पिटल बना, स्कूल बना, जो भी प्रोडक्शन मिली, वो गवर्नमेंट की है. दैट सेक्टर इज नोन एज पब्लिक सेक्टर. पब्लिक नाम क्यों दिया गया? सरकार लोगों की है ये कहा जाता है यूजुअली. दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट सेक्टर इज यूजुअली टर्म्ड एज पब्लिक सेक्टर. नाउ कमिंग टू द प्राइवेट सेक्टर. जब कैपिटल, एसेट्स, लैंड ये सब ओन हो बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल और अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये होते हैं प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल हमारी रेलवेज, पोस्ट सर्विसेज, ये सब पब्लिक सेक्टर है. प्राइवेट सेक्टर रिलायंस की कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और जितनी भी कंपनीज हैं, विप्रो, अमेजॉन, जो भी है, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर. जिनके भी मशीनरी, लैंड, प्रोडक्शन गवर्नमेंट ओन नहीं है, वो क्या होती हैं? प्राइवेट. जिसकी गवर्नमेंट ओन है वो क्या होती है? पब्लिक. अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ प्राइवेट सर्विसेज भी होनी चाहिए? क्योंकि अगर प्राइवेट सर्विसेज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों को काम मिलेगा. काम से अगर ये लोग कमाएंगे, प्रोडक्शन होगा, तो कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी. जितनी अच्छी सर्विसेज होंगी, कंट्री की डेवलपमेंट होगी. ठीक है. पब्लिक सेक्टर क्यों होना चाहिए? सब कुछ ही प्राइवेट कर दो फिर तो. जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सेक्टर में अपना इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो प्रॉफिट निकालने की भी कोशिश करती है. एक बहुत बड़ा रिलायंस फाउंडेशन का हॉस्पिटल बना दिया अगर अंबानी जी ने, तो आप वहाँ जाके कहो कि हमें 20 रुपए की पर्ची काट दो, डॉक्टर को दिखाना. इज दैट पॉसिबल? नो. दे विल चार्ज यू हाई लमसम फीस ऑफ 1000 रुपीज एटलीस्ट फॉर मीटिंग द डॉक्टर इन ओपीडी. तो क्योंकि बहुत से लोग हमारी कंट्री में अभी बेसिक फूड भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वी हैव ह्यूज पॉवर्टी इन आवर कंट्री. तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए वो बेसिक सर्विसेज देना. दैट इज व्हाई वी नीड पब्लिक सेक्टर. बिकॉज व्हेन प्राइवेट एंटरप्राइज और प्राइवेट सेक्टर विल invest huge money in any work or in any occupation, that organization or person will seek more and more profit out of it. वो क्या चाहेंगे? मैंने इतना पैसा लगाया है, उनको लोगों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट आना चाहिए. उस प्रॉफिट के लिए वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे, वो आपके पास देने के है नहीं. तो किसका रोल आ जाता है फिर? सरकार का. इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मिड डे मील्स, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर टॉयलेट्स, ये सब बनाना किसकी जिम्मेदारी है? पब्लिक सेक्टर की. प्राइवेट अगर फैक्ट्रीज आपसे गेहूं खरीदने लगे, आपको एक्सप्लॉइट कर देंगे, इतने में हम देंगे, लेने हैं तो दो वरना मत दो. लेकिन गवर्नमेंट आपसे एक बेसिक फेयर प्राइस पे उस क्रॉप को, उस ग्रेन को खरीदती है. क्यों? ताकि फार्मर्स एक्सप्लॉइट ना हो सके. ठीक है. बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है लोगों की भलाई के लिए. इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम्पल. जिस कोस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, अगर उस कोस्ट पे प्राइवेट आपको देने लगे तो बहुत भयंकर बिल आएगा. तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरफेयर. आपको सब्सिडी देगी, आपकी वहाँ पे कॉस्ट कट करेगी, कुछ पार्ट वो इन्वेस्ट करती है अपना पैसे से, तो आपको बिजली सस्ते दाम में मिलती है. ठीक है. ऐसे ही गैस में कर दें या किसी भी और फील्ड में. जैसे पानी, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पानी दे, फ्री में दे देंगे? नहीं. बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो फ्री में करेगी. गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस कितनी कम होती है, अगर यही प्राइवेट को करना पड़े. अब प्राइवेट में, आप खुद प्राइवेट में पढ़ रहे हो, यू गेट बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, you get best competitive exams preparation, you get best sports facilities, you get best lab facilities. ये सब गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है, सच है. बट कुछ बेसिक फैसिलिटीज तो हैं लोगों की भलाई के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट में पढ़ना. यू आर लकी, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट सब लोग अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते हैं. चाहते सब हैं, सब कर नहीं पाते हैं. तो फिर किसका रोल आया? गवर्नमेंट का. मिड डे मील्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए प्रोवाइड होती है.
प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन जो अफोर्ड नहीं कर सकती उनको न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। ये सारा किसका रूल है? गवर्नमेंट का, क्योंकि वो लोग प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, सो सेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देखा, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट and what is private and public sector. With this your chapter gets complete. कल इसके question answers लिख लेंगे and you have to read the whole chapter from the book. If you have any doubt, contact me. Have a very good day.